कन्नड़ एक्ट्रेस रानिया राव ने अब फिल्मों के लिए ऑडिशन देना बंद कर दिया था। उनको दूसरा धंधा जो मिल गया था। पूरे 24 कैरेट टॉप क्वालिटी माल है और बाजार से 150 रुपये कम रेट में दूंगी। इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। सुनने में तो बड़ा बढ़िया लग रहा होगा ना, पर जौहरी थोड़ा शक में था। देखिए मैडम, पहले मैं खुद चेक करूंगा, आप मेरी बातों को समझ तो सकती हैं ना। रानिया ने बैग खोला और अंदर निकले चमचमाते लाइन से सजे 1 किलो के गोल्ड बार्स। जौहरी ने एक बार को उठाया और टेस्ट किया। A1 माल है मैडम, लेकिन एक साथ 14 किलो थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? आधा आज ले लेता हूँ, आधा अगले हफ्ते। लेकिन चालाक और कॉन्फिडेंट रानिया जानती थी आधा आधा नहीं चलेगा, या तो पूरा लो या फिर मैं चलती हूँ, और भी लोग लाइन में हैं। अरे ठीक है, रुकिए मैडम, बैठिए ना, पूरा पेमेंट अभी कैश कर देता हूँ। इसके बाद रानिया एक राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता से होटल के आलीशान कमरे में मिलती है, जिनको वो अपना वही स्पेशल ऑफर पेश करती हैं। इसमें कोई लोचा तो नहीं है? मैं कैसे मान लूं कि ये डील कल को मेरे गले की हड्डी नहीं बनेगी? सर, मेरे क्लाइंट सब आप ही की तरह बड़े बड़े लोग हैं। आप सही लोगों के बीच हो, ट्रस्ट मी। ठीक है, लेकिन ये माल शहर के बाहर मेरे फार्म हाउस में पहुंचेगा। होटल से घर लौटते वक्त रानिया खुश होकर पुराने दिन याद कर रही थी। कहाँ वो एक्टिंग के मुश्किल दिन, और अब देखो मुझे। 2014 में रानिया राव ने कन्नड़ फिल्म मणिक्या में डेब्यू किया था, जिसके बाद जल्द ही वो बन गई सैंडलवुड इंडस्ट्री का चमकता हुआ चेहरा। लेकिन ये शोहरत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि उसकी अगली 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई और 2017 के बाद से तो उसे नई फिल्में मिलना भी मुश्किल हो गया था। पर रानिया को चिंता किस बात की थी? उसके सौतेले बाप थे IPS रामचंद्र राव, कर्नाटक स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में DGP। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। वो रानिया को दिल से प्यार करते थे, मगर पैसों के मामले में मेरी बच्ची, पहले अपने पैरों पर खड़ा होना तो सीखो। फिर 2023 में रानिया ने कुछ करने का ठान लिया और अपनी एक्टिंग की कमाई से उसने 10 लाख रुपए लगाए। फिर अपने सौतेले पापा के राजनीतिक कॉन्टेक्ट्स को एक बड़ा आइडिया सुनाया, 138 करोड़ का स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जिसके लिए उसे 2023 में बीजेपी सरकार से 12 एकड़ जमीन भी अलॉट हो गई। पर निवेशक नहीं मिले, न ही जमीन के पेमेंट के पैसे जुड़ पाए, जिस वजह से प्रोजेक्ट कभी शुरू ही नहीं हो पाया। लेकिन रानिया ने हार नहीं मानी। उसने फटाफट कुछ नया सोचा और अपने दुबई वाले कॉन्टैक्ट्स को कॉल मिलाया और सोने की ट्रेडिंग के बिजनेस का आइडिया उसने अपने पुराने हैदराबाद के कॉलेज फ्रेंड और तेलुगु एक्टर तरुण राजू को सुनाया, जो रानिया की तरह ही फिल्मी दुनिया में कुछ ज्यादा नहीं उखाड़ पाया था। सच में रानिया, मैं हार चुका हूँ ऑडिशन देते देते। मैं रेडी हूँ तेरा बिजनेस करने के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं जिसके काम में मुश्किलें आ रही हैं, तो हम मिलवाते हैं आपको ओडू से, जिसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, जिसके अंदर है कई सारे ऐप्स जो आपके सारे कामों को आसान बनाता है। मगर आज रानिया राव नहीं, बल्कि हम आपको देंगे गोल्डन मौका ओडू कम्युनिटी डे 2025 में जुड़ने का। भारत का सबसे बड़ा बिजनेस और टेक इवेंट, जहां 20,000 से ज्यादा बिजनेस प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स और इस फील्ड के दिग्गज लोग होंगे और 200 से ज्यादा बिजनेस बूथ भी। ये नहीं, 200 से ज्यादा एक्सपर्ट अपने सेशन में आपको बिजनेस के सारे गहरे राज बताएंगे। साथ ही आपको नए ओडू 19 सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के बारे में भी पता चलेगा। नेटवर्किंग का मौका मिलेगा, जिससे आप और आपका बिजनेस सीखेगा, बढ़ेगा और नए कॉन्टैक्ट्स डेवलप करेगा। सिर्फ काम ही नहीं, मजेदार कॉन्सर्ट और शानदार आफ्टर पार्टी का भी आप मौज ले सकते हैं। ये सारी चीजें बिल्कुल फ्री हैं दोस्तों। तारीख याद रख लीजिए, 13 और 14 अगस्त 2025, महात्मा मंदिर, गांधीनगर, गुजरात। तो देर किस बात की, तुरंत रजिस्टर कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन किए गए कमेंट में। आइए दोस्तों, भारत के सबसे बड़े बिजनेस टेक इवेंट का हिस्सा बनिए और हर बिजनेस प्रॉब्लम को कहें बाय बाय। चलिए वापस चलते हैं कि कैसे रानिया राव और उसके पार्टनर ने गोल्ड बिजनेस शुरू किया और फिर इसे स्मगलिंग का अड्डा बना लिया। तो रानिया ने अपने वो 10 लाख रुपए अब गोल्ड बिजनेस में लगा दिए थे और उसने दुबई में खोल ली थी एक कंपनी, वीरा डायमंड्स LLC, तरुण के साथ पार्टनरशिप में, जिस वजह से वो दुबई के चक्कर मारने लगे थे। तरुण बैंगलोर के एक रईस होटल के मालिक का बेटा था, लेकिन उसकी सबसे खास बात थी उसका अमेरिकन पासपोर्ट, जिससे वो आराम से बिना वीजा लिए घूम सकता था जिनेवा और बैंकॉक जैसे गोल्ड ट्रेडिंग अड्डों में, और वहीं से लाया
आया वो पहला सोने का कंसाइनमेंट सीधे दुबई में बेचने के लिए। और कुछ ही महीनों में रान्या और तरुण का सोने का धंधा चकाचक चल पड़ा। लेकिन फिर आया एक दिन 3 मार्च 2025, जब रान्या दुबई से बैंगलोर के केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर उतरी और कॉल लगाया हेड कांस्टेबल बसवराज को, जो उसके सौतेले पापा का पुराना कांटेक्ट था। तब बसवराज अपने साथ एक और कांस्टेबल को लेकर आया एयरपोर्ट के अंदर अपनी मैडम को लेने की ड्यूटी निभाने के लिए, जिस वजह से हमारी इन डीजीपी की बेटी वीआईपी रान्या को सिक्योरिटी चेक की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो सीधा ग्रीन चैनल से कस्टम फ्री एग्जिट लेती थी। लेकिन इस बार अब जैसे हमेशा होता था, वो जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलने को हुई, कहीं से अचानक आ धमके राजस्व विभाग के खुफिया अफसर, रान्या राव, आपको गिरफ्तार किया जाता है। और अब बारी थी हमारी वीआईपी मैडम की पूछताछ की। क्या आपके पास डिलीवरी करने के लिए कोई सोना है? क्या? नहीं सर। फिर 2 लेडी पुलिस अफसर अड़ियल रान्या को एक प्राइवेट रूम पर ले गई और शुरू हो गई तलाशी, जिसमें पता चला कि रान्या की ढीली ढाली पैंट सिर्फ फैशन के लिए नहीं थी, बल्कि उसमें 14 गोल्ड बार्स को उसकी जांघों से चिपकाया गया था टेप और क्रेप बैंडेज की मदद से। और भी सोना निकला उसकी कस्टम मेड जैकेट से, जिसमें थी छुपी हुई गहरी पॉकेट्स। कुछ और निकाला गया उसकी स्पेशल बेल्ट से, और आखिर में जूतों के सोल के अंदर से भी सोना निकाला गया। रान्या राव पकड़ी गई 14.2 किलो के 24 कैरेट गोल्ड के साथ, जिसकी कीमत थी 12.56 करोड़, और उसने कस्टम ड्यूटी चुराई थी करीब 4.83 करोड़ की। डीआरआई ने फिर कांस्टेबल बसवराज को भी डांट लगाई। तुम्हें सब मालूम था, फिर भी उसे कस्टम क्लियरेंस दे रहे थे। अपनी वर्दी की बेइज्जती कर रहे हो। नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता था, मैं तो बस डीजीपी राव सर का ऑर्डर फॉलो कर रहा था। और यहाँ डीजीपी राव ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। मैं तो खुद हैरान हूँ, और वैसे भी वो मेरे साथ रहती नहीं है, और इन सब हरकतों की मुझे कोई जानकारी नहीं है। पर क्या वाकई में आईपीएस राव पर भरोसा करना चाहिए, जिनका नाम पहले ही एक हवाला घोटाला में आ चुका है, जिस पर 2024 में 2 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का आरोप भी लगाया गया है, जिसके चलते उन्हें मैसूर रेंज की आईजी पोस्ट से भी हटा दिया गया था। फिर भी अपनी बेटे की करतूतों के लिए कर्नाटक सरकार ने बस उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया, जैसे मामला ठंडा होने के लिए बस बहाना हो। और यहाँ दूसरी तरफ गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में रान्या का इमोशनल ड्रामा चालू हो गया। सर यकीन कीजिए, ये पहली बार था। मैं तो बस एक मोहरा थी सर। एक आदमी था, अफ्रीकन अमेरिकन लहजे में बोलता हुआ। उसने अनजान नंबर से कॉल किया और सफेद गाउन पहने दुबई एयरपोर्ट आया और मुझे गोल्ड थमा दिया। लेकिन पुलिस भी बेवकूफ नहीं थी। डीआरआई अफसर पिछले 6 महीनों से उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे थे, जिसमें पता चला कि रान्या और तरुण ने 26 बार दुबई के चक्कर मारे, यानी हर हफ्ते एक ट्रिप। इतनी बार बार आना जाना देखकर अफसरों के कान खड़े हो गए थे। इस औरत के साथ कुछ तो गड़बड़ है। रान्या की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने छापा मारा उसके बेंगलुरु के लावेल रोड वाले आलिशान घर पर, और वहां से बरामद हुए 2.67 करोड़ नगद और 2.06 करोड़ के सोने के गहने। जिसके बाद पुलिस ने फटाफट तरुण राजू को हैदराबाद से गिरफ्तार किया, और जल्द ही दोनों ने कबूल कर लिया कि उनकी गोल्ड शॉप तो बस दिखावा थी, असली काम था स्मगलिंग का। बड़ा ही फिल्मी प्लान था ना। होता कुछ यूँ था, रान्या अपने नाम से एक रिटर्न टिकट बुक कराती थी बेंगलुरु के लिए, और तरुण के नाम से 2 टिकट्स, एक जिनेवा की सिंगल टिकट, दूसरी इंडिया के किसी भी शहर की, और दोनों टिकट उसी दिन उसी समय की। दुबई कस्टम में क्लियर होने के लिए तरुण यूएस पासपोर्ट दिखाकर झूठ बोलता था, सर ये गोल्ड तो मैं जिनेवा ले जा रहा हूँ। फिर वो शाड़ा एयरपोर्ट लॉन्च में जाता और वहाँ चुपचाप गोल्ड से भरा ब्रीफकेस रान्या को पकड़ा देता, फिर जिनेवा वाली टिकट फाड़कर डस्टबिन में फेंक देता। वॉशरूम में जाकर रान्या बड़ी ही सावधानी से अपने शरीर पर गोल्ड बार्स को चिपकाती थी। और दोस्तों, ये जुगाड़ उसने वहीं से सीखा था जहाँ पे आप बिस्बो देख रहे हैं, यानी यूट्यूब। खैर, फिर वो वॉशरूम के शीशे में खुद को ध्यान से देखती थी, गहरी सांस लेती थी और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर निकलती थी। फिर दोनों अलग अलग फ्लाइट से इंडिया लौटते थे। यहाँ पर वो तब तक रुकते जब तक सारा गोल्ड नहीं बिक जाता, फिर अगले माल के लिए वापस दुबई रवाना होते। दोस्तों बता दें, इस पूरे खेल का फाइनेंशियल मैनेजर था गोल्ड स्मगलिंग का हिस्ट्री शीटर साहिल जैन, जो कि रान्या के लिए हवाला ट्रांसफर का इंतजाम करता था। देखिए मैडम, हर 10 करोड़ के हवाला ट्रांसफर पे मेरी 55,000 फ्लैट फीस होगी। नवंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच सिर्फ 5 महीनों में साहिल ने रान्या के लिए 38.4 करोड़ की हवाला रकम दुबई ट्रांसफर की, और ऊपर से 2% कट के लिए। और उसने 40 करोड़ के 49 किलो गोल्ड बेचने में उनकी मदद की। बेंगलुरु, हैदराबाद
और बल्लारी के ज्वेलर्स, बिजनेसमैन और नेताओं के नेटवर्क के जरिए डीआरआई ने साहिल को भी बेंगलुरु के घर से दबोच लिया और जब्त कर लिए 2 मोबाइल और एक लैपटॉप जिसमें थे दर्जनों गैर कानूनी लेन देन के सबूत। इसी बीच जब पुलिस ने रान्या का फोन खंगाला तो उसमें उन्हें मिले कई नेताओं और पुलिस अफसरों के कॉन्टैक्ट्स। और जब रान्या के ट्रांजैक्शन की पड़ताल की गई तो सामने आया कर्नाटक के होम मिनिस्टर जी परमेश्वर से जुड़े एक एजुकेशन ट्रस्ट से 40 लाख की रकम, जिसको डाइवर्ट किया जा रहा था रान्या के क्रेडिट कार्ड में। दोस्तों बता दें, हमारी पापा की परी को हाल ही में जमानत मिल गई है क्योंकि डीआरआई चार्जशीट टाइम पर दाखिल नहीं कर पाई। लेकिन मैडम अभी भी जेल में बंद है क्योंकि और भी बहुत सारे कड़े आरोप हैं जो उसका अभी तक पीछा नहीं छोड़े हैं। बिस्बो की शायरी, फिल्मों में ना गल सकी रान्या की थी दाल, गोल्ड स्मगलिंग में किया पर उसने कमाल, पर फिर एक दिन हो गया उसका भांडा फोड़, अब तो मैडम जेल की रोटी रही है तोड़। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।